हाँ नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे रामनरेश त्रिपाठी का जो कविता है पथिक। ये पथिक खंड काव्य से ली गई कविता है और इसके कुछ छंद हम पढ़ने जा रहे हैं मित्रों। रामनरेश त्रिपाठी का कवि परिचय, जीवन परिचय मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। रामनरेश त्रिपाठी, पहले आप ये जान लीजिए कविता की भूमिका क्या है मित्रों। एक पथिक है, ये पथिक खंड काव्य से ली गई कविता है। पथिक खंड काव्य के प्रथम सर्ग से उद्धृत की गई है। एक व्यक्ति है, पथिक है, जो सांसारिक कष्टों से परेशान होकर, दुखी होकर और समुद्र किनारे चला जाता है। वो समुद्र के वहां का जो प्राकृतिक सौंदर्य देखता है, उस प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। उसका मन करता है कि मैं सदैव यहीं पर रहूं। वो वहां से पुनः अपने ग्रस्त जीवन में, सांसारिक जीवन में नहीं आना चाहता और वहां उस सौंदर्य पर मुक्त होकर क्या कल्पना करता है, क्या अद्भुत अपने प्रेम को अभिव्यक्त करता है, क्या उसकी भाषा है, क्या उसकी कल्पना है। ये कविता आपको प्रेम, भाषा, कल्पना के अद्भुत संयोग से पढ़ने को मिलेगी। तो ध्यान देना, वहां पर जो समुद्र किनारे उस सौंदर्य पर मुक्त होकर वहीं बसना चाहता है, वहां पर किसी एक साधुजन, किसी एक सज्जन का संदेश पाकर वो पथिक जो है देश सेवा का व्रत ले लेता है। और उसी देश सेवा का जब व्रत कर लेता है तो देश सेवा के खातिर राजा के द्वारा दंड भी प्राप्त करता है। कुछ राजा ऐसे होते हैं जो देश भक्तों को देशद्रोही समझ लेते हैं, तो राजा द्वारा मृत्यु दंड को प्राप्त करता है, लेकिन वह अमर हो जाता है। उसकी कीर्ति, उसका यश इस संसार में अमर हो जाता है। यही है मित्रों इस कविता की प्रस्तावना, भूमिका, इसका सार। अब ध्यान देना, हम वैसे कविता के छंद ज्यादा हैं, पर हम दो छंद भी यदि प्रतिदिन पढ़ेंगे तो ये 3 दिन में कविता हमारी समाप्त हो जाएगी। ध्यान देना, 2 या 3 छंद हम रोजाना पढ़ेंगे। पहला छंद ये है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बना कर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कि रत्ना कर गर्जन करता है, मलिया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्ना करके घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। अब ध्यान देना, बहुत ही सुंदर लय है, गेय कविता है। अब ध्यान देना, कवि क्या कह रहा है। प्रतिक्षण, पहले शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। प्रतिक्षण मतलब हर पल, नूतन यानी नया, वेश यानी स्वरूप, बनाकर, रंग बिरंगा, निराला यानी अद्भुत। निराला का क्या होता है, अद्भुत या अनोखा स्वरूप बनाकर, रवि यानी सूर्य के सम्मुख यानी सामने, थिरक रही है मतलब नाच रही है, नभ में यानी आकाश में, वारिद यानी बादल, बादलों की माला, बादलों की पंक्ति यानी आकाश में बादल बह रहे हैं, हवा के साथ बादल चल रहे हैं और सूर्य का प्रकाश जब उन बादलों पर पड़ता है तो बादल रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। और तब ऐसा लगता है कि वो प्रतिपल अपना एक नया वेश धारण कर रहे हों। मित्रों, जब हम आकाश में देखते हैं तो कल्पना से हमें बादलों का अलग अलग स्वरूप दिखाई देता है। किसी को हाथी, किसी को घोड़ा, किसी को खरगोश दिखाई देता है, तो किसी को उड़ता हुआ बगुला, किसी को क्या दिखाई देता है। ये सब अपने अपनी कल्पना से हम बादलों को देखते हैं मित्रों। तो ध्यान देना, नीचे नील, वहां जिस स्थान पर वो समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है वहां का वर्णन कवि कर रहा है कि नीचे तो नील समुद्र मनोहर, मनोहर यानी मन को हरने वाला बहुत ही सुंदर समुद्र जो है नीचे फैला हुआ है धरातल पर, और नीचे तो जो है समुद्र फैला हुआ है, ऊपर नील गगन है, ऊपर नीला आकाश है। क्या अद्भुत सौंदर्य है, कितना आनंद आ रहा है कवि को वहां पर कि नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, गगन यानी आकाश, और घन पर बैठ, घन यानी बादल, बादलों पर बैठकर बीच में बिछूं यही चाहता मन है। कवि धरती का और आकाश का दोनों का सौंदर्य निहारने के लिए बादलों पर बैठना चाहता है। ये तो हुआ मित्रों इसका शाब्दिक। आइए हम इसके संदर्भ की बात करते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पद्य खंड, रामनरेश त्रिपाठी द्वारा उद्धृत पद्य खंड काव्य से ली गई कविता है।
ये तो हो गया इसका संदर्भ। प्रस्तुत कविता में कवि समुद्र किनारे खड़े होकर वहां के प्राकृतिक सौंदर्य पर जो मुग्ध होता है उस अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर रहा है, उस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। ये हो गया इसका प्रसंग। प्रसंग का मतलब क्या होता है? कवि मूल रूप से उसमें क्या कहना चाहता है। उसके बाद इसकी व्याख्या सुनिए मित्रों। कवि कहना चाहता है, कवि समुद्र किनारे खड़ा होकर आकाश में उड़ते हुए बादलों को देखकर वहां की प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध होकर कहता है कि आकाश में बादल हवा के साथ बह रहे हैं और वो उन पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो वो दृश्य ऐसा लग रहा है कि मानो सूर्य के सम्मुख जो है बादल रंग बिरंगा एक निराला अद्भुत वेश बनाकर बादलों की जो पंक्तियां हैं मानो नृत्य कर रही हो। उनका प्रतिपल उन बादलों का स्वरूप बदल रहा है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर उनका स्वरूप हर क्षण हर पल में एक नया स्वरूप दिखाई देता है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में यानी आकाश में वो बादलों की पंक्तियां हर पल एक नया स्वरूप बनाकर रंग बिरंगा रूप धारण करके रवि को एक राजा के रूप में बताया गया। ऐसे राजा के सामने कुछ नर्तकियां नृत्य करती रहती है, ऐसे सूर्य रूपी राजा के सामने बादलों की पंक्ति रूपी जो है नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है और उनका जो स्वरूप है बादलों का वो प्रतिपल एक नया और अद्भुत दिखाई दे रहा है, रंग बिरंगा है। कवि आगे कहता है कि नीचे तो नीला समुद्र फैला हुआ है और ऊपर नीला आकाश है और इनके बीच में जो है बादल उड़ रहे हैं, बह रहे हैं, बादलों की पंक्तियां चल रही है और इस धरती और आकाश के सौंदर्य पर कवि मुग्ध होकर कहता है कि मेरा मन तो यही करता है कि मैं बादलों के बीच में बादलों पर बैठकर इस धरती और आकाश के अद्भुत सौंदर्य को निहारूं जी भर के। जब तक मेरा मन नहीं भरता है तब तक मैं इसके बीच में ही विचरण करता रहूं, यही मेरा मन चाहता है। तो ये हो गई मित्रों इसकी व्याख्या। अगली पंक्ति देखिए, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग क्या है वही का जो है समुद्र किनारे क्या दृश्य है उस दृश्य का वर्णन कवि कर रहा है। कवि क्या कर रहा है? रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर यानी समुद्र घोर गर्जना करता है। समुद्र की हवा के साथ जो उठने वाली लहरें हैं उससे घोर गर्जना हो रही है और मलयानिल बहता है, वहां बहुत ही सुगंधित वायु। यह मलयानिल शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करें मित्रों तो होता है मलय प्लस अनिल, और अनिल का मतलब क्या होता है? हवा, और मलय मतलब चंदन का जो पर्वत है उस मलय पर्वत है, जो मलय पर्वत से हवा जो आती है बहुत ही सुगंधित हवा आती है उसे कहते हैं मलयानिल। मलयानिल बहता है हर दम यह हौसला हृदय में, हे प्रिय, यह संबोधन सूचक चिन्ह लगा हुआ है। कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित कर रहा है। यह इस कविता में कवि अपनी पत्नी के प्रेम से दूर होकर प्रकृति के प्रेम की ओर आकर्षित हो रहा है। भरा रहता है इस विशाल समुद्र को क्या कहा है? विशाल कहा है, विस्तृत कहा है और महिमा मंडित कहा है। इसकी महिमा पूरा संसार जानता है, समुद्र की महिमा। रत्नाकर के घर के, रत्नाकर को एक भवन बताया है, घर कहा है यहाँ रत्नाकर को, घर के कोने कोने में, यहाँ पर ध्यान देना, रत्नाकर को यानी समुद्र को एक भवन कहा है और कवि उस भवन के हर कोने में घूमना चाहता है। किस पर बैठकर? समुद्र की लहरों पर बैठकर फिरूं जी भर के, मन भरने तक यानी मन की संतुष्टि तक कवि इस रत्नाकर रूपी भवन के कोने कोने में घूमना चाहता है। किस पर बैठकर? लहरों पर बैठकर। अब ध्यान देना, बहुत कुछ तो आपके समझ में आ गया होगा, समझ लीजिए। कवि कहता है कि इस समुद्र किनारे में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर रत्नाकर यानी समुद्र घोर गर्जना कर रहा है और यहाँ पर शीतल मंद बयार बह रही है, मलय पर्वत से आने वाली हवा बह रही है, जिससे यहाँ का वातावरण और भी अधिक सुखद और सुगंधित हो गया है। और कभी अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिय, मेरे हृदय में तो यह हौसला है कि मैं इस विशाल विस्तृत और महिमामय समुद्र रूपी भवन के कोने कोने में घूमना चाहता हूँ, इसका संपूर्ण सौंदर्य निहारना चाहता हूँ, इसकी लहरों पर बैठकर मेरे मन की संतुष्टि तक मैं इस रत्नाकर रूपी भवन के कोने कोने में घूमना चाहता हूँ। मित्रों, संक्षेप में क्या कहा जा सकता है? संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि कवि समुद्र के सौंदर्य पर इतना मुग्ध है कि वो इस समुद्र के हर कोने पर, हर जगह पर जाना चाहता है, उस सौंदर्य को अपने भीतर भर लेना चाहता है, उस सौंदर्य को जी भर कर निहारना चाहता है। कवि इतना मोहित है कि
उस समुद्र को हर प्रकार से देखना चाहता है, हर कोने को देखना चाहता है। तो यही है कवि का मनोभाव, जो इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त हुआ है। मित्रों, ये कवि है और कवि तो प्रकृति की तरफ बहुत ही जल्दी आकर्षित होते हैं। कवि की रचना थी कि एक आकाश में बादल छाए हुए हैं। बादल कैसे होते हैं? काले, और उनके बीच में बगुले उड़ रहे हैं, सफेद, ब्लैक एंड व्हाइट सौंदर्य। देखिए आप कि आकाश में बादल है और उसमें बीच में बगुले उड़ रहे हैं। तो कवि क्या कहता है उस ब्लैक एंड व्हाइट सौंदर्य को देखकर कि ओ, ये आकाश में उड़ने वाली बगुले की पांखें चुराए लिए जाती मेरी आंखें। बताओ आप, तो बगुलों के पंख पर आकर्षित हो गया। क्या कहता है? ये बगुले की पांखें यानी इसके पंख चुराए लिए जाती मेरी आंखें, तनिक तो कोई ने रोक कर रखो। कवि उन बगुलों को उड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। कवि नहीं चाहता कि बगुले उड़ते हुए आगे चले जाएं, क्योंकि ये जो सौंदर्य मुझे दिखाई दे रहा है वो अभी कुछ ही क्षणों में लुप्त हो जाएगा, फिर मैं किसे देखूंगा। तो कवि जी भर के उन बगुलों उड़ते हुए बगुलों की पंक्तियों को देखना चाहता है। तो ये कवि है मित्रों, जो सौंदर्य मन को भा जाता है उस सौंदर्य को अपने भीतर भर लेना चाहते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपके दोनों छंद समझ में आए होंगे। कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं दो सुंदर बेहतरीन छंदों के साथ।